हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द PSIR क्लब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आज हम 12th रिपोर्ट देखेंगे सेकेंड ARC की ऑन सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ आर सेकेंड रिपोर्ट। इससे पहले हमने RTI की डिस्कस किया था, ठीक है। जिसने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। एक मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया था कि हाउ टू रीड गो फॉर सेकेंड ARC स्पेशली फॉर UPSC एग्जामिनेशन, ठीक है। सो बिफोर मूविंग ऑन, दीज आर द मेन क्रक्स ऑफ सेकेंड ARC जो प्योरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मैंने आपका इसको यूज़ करना बताया था कि जैसे आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जस्टिस फॉर ईच, पीस फॉर ऑल। ये हमारा पुलिस का मंत्र होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर का मंत्र होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर का मंत्र होना चाहिए। इसको आप ये भी कह सकते हो सेकेंड ARC में पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए व्हाट मंत्रा द सेकेंड ARC गेव, या व्हाट फोकस द प्राइमरी फोकस वॉज जस्टिस फॉर ईच एंड पीस फॉर ऑल, तभी सत्यमेव जयते आएगा। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। फ्रॉम फ्रिक्शन टू फ्यूजन, फ्रॉम डिसपेयर टू होप। इसको आप माइक क्राइसिस में यूज़ कर सकते हैं, कोविड क्राइसिस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्केलिंग न्यू हाइट्स, तो ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए है सब्जेक्ट, ठीक है। कि मान लो ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, या फिर बेटर रिक्रूटमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ानी है, स्केलिंग न्यू हाइट्स पे पहुंचाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कंट्री को, ठीक है। ऐसी प्रमोटिंग ई गवर्नेंस को स्मार्ट वे फॉरवर्ड का है। और आज जो हम पढ़ेंगे सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसे हार्ट ऑफ गवर्नेंस का है। तो हम देखेंगे भाई ऐसा क्या है कि इसे हार्ट ऑफ गवर्नेंस कहा है, क्यों कहा है कि दिल है भाई सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी गवर्नेंस का। तो मूविंग ऑन, दिस इज़ द कंटेंट। ये आपका डायरेक्ट जो इंडेक्स है सेकेंड ARC का उसका है। तो इसमें से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर आपको देखना है तो इस बार का अमेंडमेंट आप देख लेना, अभी रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है। स्पेशल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म में भी मतलब कुछ खास नहीं है। लक्ष्मीकांत के जो NHRC वगैरह के बारे में बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, SC ST, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन में यार ये इसने ICT का यूज़ करने को कहा है कि सिंगल विंडो हब बना दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम आज इसमें इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट और भी सारी चीज़ें हैं वो सारी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इन टॉपिक से यही इंपॉर्टेंट था। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस से कि होता क्या है ये सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ नाम गवर्नेंस क्या होता है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस क्या होता है। सबसे पहले तो गवर्नेंस क्या होता है, जैसा कि जानते हैं गवर्नेंस इज एन अथॉरिटी सिस्टम टू गवर्न। इट इज़ अ वे ऑफ गवर्निंग पीपल, राइट। एंड सिटीजन सेंट्रिक में क्या है कि यस, उस गवर्नेंस का जो मेन मोटिव होना चाहिए, मेन प्राइमरी फोकस होना चाहिए, वो सिटीजन सेंटर्ड होना चाहिए। वो सिटीजन की डिमांड्स पे, एस्पिरेशंस पे, उनकी नीड्स पे टिका होना चाहिए, ठीक है। सो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए ये प्री रिक्विजिट हैं। सबसे पहले तो लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए भाई, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। वी शुड हैव अ लीगल फ्रेमवर्क, साउंड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। रॉबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग। अब देखो यार, इसका क्या मतलब है कि रॉबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, किसी भी चेंज में या फिर किसी भी लॉ में जब तक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं आएगा तब तक सर्टिनिटी नहीं आएगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज जैसे अभी कोविड क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, कोविड क्राइसिस चल रहा है। तो अभी क्या है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, इससे लॉकडाउन है। तो इसमें ये चीज़ है, इसमें किसी को भी घर से बाहर बिना मास्क के जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। क्वारंटीन का है, सेल्फ क्वारंटीन करना है। अब सेल्फ क्वारंटीन कैसे करेगा कोई बंदा अपने आप को, ठीक है। अब यार सेल्फ क्वारंटीन कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जब तक कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं होगा उसको देखने के लिए तो वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होंगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे आरोग्य सेतु ऐप बना दी, तो ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक मैकेनिज्म बना दिया है, रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना दिया है। आरोग्य सेतु ऐप इस अपने आप में एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, एक तरीके से डिजिटल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। तो अब आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि हाउ डिजिटलाइजेशन हैज़ बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो थर्ड इज कम्पिटेंट पर्सनल स्टाफिंग, की भाई वो ट्रेंड होने चाहिए हमारे स्टाफ, वो फिट होने चाहिए, एप्टीट्यूड में इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने कहा कि भाई लॉकडाउन लगाओ और वो बाय डंडा, बाय हुक एंड क्रुक लॉकडाउन लगा रहे हैं, नहीं। वी नीड टू सेंसिटाइज देम कि भाई सिटीजन सेंट्रिक है, मतलब तुम उनकी सेवा के लिए हो, राइट।
पुलिस वाले लॉकडाउन के लिए, तभी आपने देखा होगा बहुत सारी वायरल वीडियोस होती हैं कि वो समझा रहे हैं, अलग अलग इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं, कुछ तो डंडे भी मार रहे हैं, लेकिन कुछ आरती उतार रहे हैं, या फिर नेमिंग शेमिंग कर रहे हैं, या फिर उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर एक आपने वायरल वीडियो रावण वाला भी देखा होगा, यमराज वाला भी देखा होगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल मेथड ऑफ इंगेजमेंट। तो उसको कम्पिटेंट पर्सनल स्टाफिंग चाहिए एंड साउंड पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसीज, ठीक है। राइट पॉलिसीज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सारे भारी भारी शब्द हैं, इनका सबका मतलब अपन देखेंगे, ठीक है। ये तो हमारे प्री रिक्विजिट थे। तो अभी इससे पहले, क्योंकि हम 12वीं रिपोर्ट पे डायरेक्ट आ चुके हैं, इससे पहले भी सेकेंड ARC ने बहुत सारे क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स दिए थे फॉर मेकिंग गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक। तो कोर प्रिंसिपल्स हैं ये, कोर प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक। फर्स्ट इज रूल ऑफ लॉ विद जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी, ZTS। ये यार आप याद कर लो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यार लॉ क्या होता है, मतलब अगर रूल ऑफ लॉ क्या होता है, एवरीवन इज सेम इन द आइज ऑफ लॉ, राइट, एंड देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी। भाई कोई नेता का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, संतरी का बेटा हो, नो मैटर, अगर उसने लॉ तोड़ा है तो ही शुड बी पनिश्ड। तो यही उसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, दैट टू विद जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्लियर लॉ होना चाहिए बट विद जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी। तो दिस इज द कोर प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो पहला तो हमने दिख दिया भाई रूल ऑफ लॉ विद जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी। सेकंड इज मेकिंग इंस्टीट्यूशन वाइब्रेंट, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल। वाइब्रेंट का मतलब कि यार ग्रो कर रहे हैं, एवर इवॉल्विंग हो रहे हैं, अपने मिशन और विजन पे वो प्रोएक्टिव है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, अकाउंटेबल है। डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, एथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है, प्रोसेस रिफॉर्म्स, पीरियोडिक एंड इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। भाई जैसे नीति आयोग क्या कहते हैं, बड़े इंडेक्स लेके आ रही है अपने, ठीक है। तो ये पीरियोडिक एंड इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की, भैया क्वालिटी क्या चल रही है, ठीक है। तो ये हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं। आप इनमें से 2, 4, 5, 6 भी देखो, ये तो याद ही रहेगा आपको, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, एथिक्स इन गवर्नेंस, ये तो यार बंदे लिखते ही लिखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ज़रूर लिखना है आप देखो, रूल ऑफ लॉ विद ज़ीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी। फिर दूसरा है पीरियोडिक एंड इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन। तीसरा है प्रोसेस रिफॉर्म। मैं अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यार इनमें होता क्या क्या है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब देखते हैं इसी के साथ साथ स्ट्रैटेजीज भी दी हैं, प्रोसेस भी दिए हैं, टूल्स भी दिए हैं, मैकेनिज्म भी दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हम सिटीजन सेंट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज री इंजीनियरिंग प्रोसेस टू मेक गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक। भाई री इंजीनियर कर दो। री इंजीनियर का मतलब क्या है कि री इन्वेंट कर दो, री इन्वेंट कर दो। मतलब री इंजीनियर में क्या होता है ना कि रेडिकल रिफॉर्म की बात करता है, रेडिकल रिफॉर्म की बात करता है री इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। एक होती है हमारी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग अप्रोच, BPR अप्रोच होती है, उसी को हमने बिजनेस गवर्नमेंट री इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपने NPM अप्रोच सुना होगा, आपने री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट सुना होगा। वैसी एक हमारी BPR अप्रोच होती है, BPR इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो वही उसी अप्रोच से हमें क्या कहते हैं सिटीजन सेंट्रिक बनाना है सारे प्रोसेस को, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको आरोग्य सेतु का, जियो फेंसिंग का, जियो टैगिंग का, PPP प्रोजेक्ट्स में जियो टैगिंग का, मनरेगा में जियो टैगिंग का, ठीक है। और डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड से क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं डैशबोर्ड से मॉनिटर करते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग हमारे डैशबोर्ड से हो रही है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन अभी राजस्थान का जन सूचना पोर्टल आया है, समझ रहे हो। सेक्शन 4 सुओ मोटो, आई बिलीव आपको पता होगा, ये प्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल, ठीक है। ऐसी सिटीजन चार्टर्स आई बिलीव आपको पता होगा, हम डिटेल में बात करेंगे। बजट 2020 में टैक्स चार्टर्स की बात की है, टैक्स चार्टर्स की बात की है, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, टैक्स चार्टर्स की बात की। इसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। अब जैसे मो सरकार इनिशिएटिव आया है, मो सरकार, अब ये बताओ किसका है मो सरकार? मो सरकार आया है उड़ीसा गवर्नमेंट का। उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई साहब हम फीडबैक लेंगे जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में आएगा कि भाई क्या चल क्या रहा है, कैसी सर्विस थी। फिर ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म में ICT का यूज़ करके, ठीक है। और
लास्ट है हमारा एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नॉट ऑन इकोनॉमिक लेवल, सोशल लेवल, एथिकल लेवल, सारे पॉलिटिकल लेवल, हर लेवल पे क्या कहते हैं हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, सो गाइज दिस इज द समरी कि अभी हम चलने क्या वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंडेक्स। सबसे पहला टॉपिक है देखो इंडेक्स में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जवाहरलाल नेहरू साहब ने, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे देश के, इन्होंने कुछ बातें कही थी। ही सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज मीन टू अचीव समथिंग एंड नॉट टू एग्जिस्ट इन सम काइंड ऑफ आइवरी टावर। अब देखो यार, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दिक्कत क्या है ना, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉलोनियल है। ठीक है, कॉलोनियल है। तो इसके लिए ही सेड कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, ये मान लो नॉर्मल पीपल है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा यहाँ पर है, उन्हें हवा ही नहीं है। देयर इज अ गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और ये आइवरी टावर में है। आइवरी टावर अप्रोच होती है ना, एक आइवरी टावर मतलब अपने सातवें आसमान पे है भाई। ठीक है, ऐसी जजेस के लिए भी कहा जाता है। अभी जजेस दीपक गुप्ता हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने वो भी रिटायर हुए थे, तो ही ऑल्सो आर्ग्यूड कि जजेस शुड कम डाउन फ्रॉम देयर आइवरी टावर। ठीक है, एंड ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही हवाला था कि भाई आप ये जो गैप है, आपको ये आइवरी टावर से हट के ज़मीन पे आना है, और ग्राउंड जो सिटीज़न है उनका सिटीजन सेंट्रिक या सिटीजन वेलफेयर इज़ योर मोटो। ठीक है, ऐसी महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी सेड दैट कस्टमर वाली लाइन, कस्टमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर इन आवर प्रीमाइसेस। ठीक है, मतलब कस्टमर जो है, जो क्लाइंट है या सिटीजन है, अगर वो हमारे ऑफिस में आता है तो वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, नॉट दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। अब पुलिस वालों को क्या लगता है कि भाई अपन तो सरकार है, पार्ट ऑफ सरकार है, तो ये जो लेबर आया है या माइग्रेंट आया है या स्टूडेंट आया है, तो दे शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर लाइक गॉड। ठीक है, जैसे गांधी जी ने कहा था, उन्होंने गांधी जी की फ़ोटो तो लगा रखी है, लेकिन नहीं, उनके बारे में नहीं पता या उनको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं कि पास्ट इनिशिएटिव्स क्या हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, सो दैट आप इन स्टेटमेंट्स का सिटीजन सेंट्रिसिटी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने एसेज में। ठीक है, सो गवर्नेंस इन ऑर्डर टू बी सिटीजन सेंट्रिक शुड बी पार्टिसिपेटिव, ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव। अब देखो यार, गवर्नेंस को आपको पता है, गवर्नेंस की बात करूँ तो एक गुड गवर्नेंस होता है। गुड गवर्नेंस के आप मेरे को वो बताओ, मैंने लास्ट एक क्लास में आपको ट्रिक बताई थी इसको याद करने का। इसका होता है क्रैप ट्री। ठीक है, इसकी मेरे को फुल फॉर्म आप उसमें दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं चलो स्टार्टिंग बता देता। कंसेंसस बिल्डिंग, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, प्रोएक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी। बताओ आगे बताओ, ये जो REEE इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इफिशिएंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। ठीक है, मैंने ही बता दिया चलो आपको। सो पास्ट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं हम, जो पास्ट इनिशिएटिव्स थे हमारे। ठीक है, पास्ट इनिशिएटिव्स में सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSPs हैं। फिर क्या कहते हैं, एक संतनाम कमेटी का आपने नाम सुना होगा, संतनामन है या संतनाम कमेटी। ठीक है, 1964 इन्होंने CVC की बात की थी। ऐसी फर्स्ट ARC ने क्या कहा था? लोकपाल लेके आ जाओ, लोकायुक्त की बात की थी। वो बात अलग है, 2013 में आया है वो कानून। फिर ऐसी रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये 1998 में आया था कमीशन कोई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो नहीं जानते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं तो उनको बता देता, मतलब उनसे आप पूछ लेना, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पूरा चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिलहाल वो लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लगते हैं, जो उनको बाउंड करते हैं एक तरफ, तो कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, ये आपकी बाउंड्री है, ये पुलिस वाले की बाउंड्री है, कि इसके बाहर गए तो आप अनलॉफुल हो जाओगे, इसके बाहर गए तो आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ वो एम्पावर करते हैं कि भाई ये आपकी पावर है, ये आपकी पावर है। ठीक है, आप इन पावर्स का यूज़ कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसी में क्या कहते हैं, इस बार क्वेश्चन भी आया था, पबमेड वाले जानते होंगे, रेड थ्योरी एंड ग्रीन थ्योरी। आउट ऑफ ब्लू आ गया था, बट यस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। तो रेड, ये जो मैंने बाउंड्री खींच दी,
तो ये रेड थ्योरी कहते हैं इसको, और जो मैं पावर दे रहा हूँ ये ग्रीन थ्योरी कहते हैं इसको, ठीक है। सो मूविंग ऑन, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं ये देख लिया कि गवर्नेंस में हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, और क्या इनिशिएटिव लिया हमने, सिटीजन चार्टर्स अप्लाई कर दिया, आरटीआई अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नेंस के लिए, जो पास्ट इनिशिएटिव्स ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड ईआरसी थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रीवियंसेस ऑफ पब्लिक क्या है। सिटीजन फीडबैक से जो भाई उन्होंने फीडबैक वगैरह लिया सेकेंड ईआरसी वालों ने, जो उसके मेंबर्स थे, तो दे फाउंड कि ये सारी हमारी ग्रीवियंसेस है पब्लिक का तो सबसे पहले ट्रस्ट ही नहीं है हम पे, ठीक है। वो सोचते हैं कि यार करप्शन है, डिले है, रेड टेपिज्म है, ठीक है, करप्शन है, नो पंचुअलिटी, भाई टाइम ऑफिस 12 बजे का, या मतलब ऑफिस 9 बजे का, आ रहे हैं 10-12 बजे, ठीक है। फिर ब्राइब्स इज़ द ओनली वे समटाइम्स, नो सुओ मोटो डिस्क्लोजर, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, नो एक्शन ऑन ग्रीवियंसेस। वो भाई वो बताते रहते हैं कि ये दिक्कत है, और वो ऑफिस खेलते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी है तो वो बिल्कुल बेकार फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहते हैं सेकेंड ईआरसी वालों ने खोजी कि यार ये दिक्कत है हमारे मॉडल में, या फिर ये सारी हमारी सिटीजन्स की दिक्कत है। भाई दिक्कत होंगी तभी तो हम उनको दूर करके सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे। तो भैया आप ये बताओ कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये आपके आंसर्स का बेस भी है, और कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है किसी भी पेपर में, क्योंकि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सोल, ठीक है। आप सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को कोविड रिस्पॉन्स के साथ जोड़ो और देखो कि यार कहाँ क्या कमी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो ये जो गुड गवर्नेंस है, ये आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, ये भाई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल्दो ये 1990s में आया था, वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ ने कंडीशनैलिटीज़ लगाई थी, तो ये टर्म ईजाद हुआ। बट इसका जो इसेंस है, इसकी जो फील है, ये हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में बहुत पहले से है। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने भी कहा है। फिर गांधी जी ने सुराज कॉन्सेप्ट, सुराज, दैट इज विलेज रिपब्लिक, दैट इज गांधी जी का सुराज कॉन्सेप्ट, विलेज रिपब्लिक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, गुड गवर्नेंस, ये इसके इवोल्यूशन में आप अपने नोट कर लो। गुड गवर्नेंस का कोई भी क्वेश्चन आए तो चिपका सकते हो कि भाई ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट वर्डिंग है, ये अभी आया है, लेकिन ये पुराना बहुत ओल्डेस्ट पैरामीटर है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा था अब किंग की हैप्पीनेस होती है उसके सब्जेक्ट की हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये गुड गवर्नेंस का इसेंस यही है। ऐसी गांधी जी ने कहा था, स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था, सूराज है, सूरज कह सकते हो, सूरज को हमने सूराज कह दिया। सूराज इज सेल्फ गवर्नमेंट इज विलेज रिपब्लिक्स की बात किया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक ने आया था, वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया और क्रैप ट्री की बात की, क्रैप ट्री, ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब होता क्या है, अब सेकेंड ईआरसी ने कहा कि ठीक है यार, ये सब तो ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, मस्त है। उसके बाद उन्होंने 4 पिलर्स दिए ऑन विच एडिफाइज ऑफ गुड गवर्नेंस रेस्ट। अब मान लो ये हमारा गुड गवर्नेंस है, ये हमारा गुड गवर्नेंस है, तो इसके 4 पिलर हैं। पहला पिलर है एथोस, सेकंड पिलर है एथिक्स, थर्ड पिलर है इक्विटी, एंड फोर्थ पिलर है इफिशिएंसी। इसमें से अगर कोई भी एक नहीं चल पाया तो गुड गवर्नेंस क्या कहते हैं का मॉडल बेकार हो जाएगा, या फिर ये कह लो कि इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो इसको एथोस का क्या मतलब है यार, एथिक्स पता है हमें, एथोस का क्या मतलब है। एथोस क्या है, बेसिकली गुड गवर्नेंस का टू सर्व सिटीजन, भाई यही तो बेसिक एथोस है, वेलफेयर ऑफ सिटीजन। एथिक्स में क्या आ जाएगा, यही सब सारे वैल्यूज आ जाएगा। ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी में डिफरेंस आपको पता होगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इक्विटी में क्या आना चाहिए, इक्विटी में ट्रीटिंग ऑल सिटीजन एज सेम, ठीक है, सारे सिटीजन सेम होने चाहिए। विद एम्पैथी आ जाएगा, इक्विटी में एम्पैथी आ जाएगा कि यार ठीक है यार, आप इक्वालिटी तो रखो लेकिन उसके साथ साथ इक्विटी भी रखो, एम्पैथी भी रखो कि यार जो अंत्योदय की भावना रखो, ऑन टू द लास्ट, ठीक है, उसको आपको फोकस करना है।
सर्वोदय की भावना रखो। ये सारे क्या कहते हैं हमारे जो फिलोसोफर्स हैं या फिर फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके हैं। एक्सेप्ट ऑन टू द लास्ट मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसकी बुक का नाम है, और गांधी जी बहुत इंस्पायर्ड थे इनसे, ठीक है। सो इफिशिएंसी क्या है, अब ये देखो, ये चार हमने पिलर्स देखा, पहला इथोस, दूसरा एथिक्स, तीसरा इक्विटी और चौथा है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी इज स्पीडी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। स्पीड होनी चाहिए यार आपके पास, आपका ऐसा नहीं कि भाई आपने देर कर दी भाई। अब कोविड क्राइसिस में आपको भूख मतलब राशन अभी बांटना है, लेकिन आपने 2 दिन लगा दी, 3 दिन लगा दिए, तो यार उतने 3 दिन में तो बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी ना, बहुत सारे लोग इतने मतलब इवेंचुअली अपनी जान से जा सकते हैं। तो इसीलिए ये 4 पैरामीटर्स 4 E's आर द गुड गवर्नेंस। अब ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेकंड ईयर देयर आर 4 पिलर्स ऑन विच एडिफाइज बोलता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एडिफाइज का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो हमारा स्ट्रक्चर है गुड गवर्नेंस का, ये 4 पिलर्स पे टिका हुआ है, एथोस, एथिक्स, इक्विटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, अब थोड़ा सा मैं देखो आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाता हूँ यार, प्रेजेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा गुड गवर्नेंस है, इसके 4 पिलर्स कौन से हैं, E1, E2, E3, E4, ये चारों पता है आपको, और ये चारों मिला के क्या बनाते हैं, सिटीजन सेंट्रिसिटी। ये इस पे डिपेंड करते हैं। तो जीजी ये 4 पिलर पे है, और ये 4 पिलर जो है एनर्जी कहाँ से लाते हैं, सीसी, मतलब सिटीजन सेंट्रिसिटी से। सो सिटीजन आर एट द वेरी कोर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इसीलिए हम इसे हर्ट कहते हैं, हर्ट कहते हैं गवर्नेंस का। सिटीजन सेंट्रिसिटी इज हर्ट ऑफ गवर्नेंस, बेकार सा बनाया फिर भी है, और दे आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है हमारी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये प्री का क्वेश्चन आ गया आपका। देखो क्या निकालता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमारा। बताओ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंकिंग सुधरी है बिगड़ी है, ठीक है, इस बार। सो दिस इज व्हाट 4 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर, ठीक है। सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सो सेकेंड ERC ने कहा कि ठीक है यार, ये सब तो ठीक है, अब बैरियर्स क्या हैं गुड गवर्नेंस के, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। हाँ, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। सो बैरियर्स के लिए दे सेट कि सबसे पहले तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, एटीट्यूड प्रॉब्लम ऑफ सिविल सर्वेंट। भाई सब उनका चल रहा है माई बाप वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई मैं हूँ बाप आदमी, ठीक है। माई बाप के वो अपने फितूर में है कह सकते हो, या एटीट्यूड में, ठीक है, कि यार मेरे पास तो ये नीली बत्ती है, पीली बत्ती है, काली बत्ती है, कुर्सी है, ठीक है। फिर दूसरा है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। भाई पावर तो है मगर अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसकी गलती है, पता नहीं सर, आपकी गलती है, वो डिपार्टमेंट्स में इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी हो जाएगी। रेड टेपेज मतलब दफ्तरों पे फाइलों पे फाइलें हैं लेकिन जवाब नहीं है, ठीक है, डिले है। तो ये बैरियर्स हैं गुड गवर्नेंस के लिए। आपने फील भी किया होगा रेड टेपिज्म को, कि यार आपने कोई सर्टिफिकेट लेने, अगर आप अपने कॉलेज में, अगर आपका सरकारी कॉलेज हुआ तो आप कॉलेज में गए हो, वहाँ पर आपको नो ड्यूज़ करवाना है, या फिर कुछ भी रजिस्ट्रार में काम है, या यूनिवर्सिटी में आप गए हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ आपने देखा होगा कितना बुरा हाल है, ठीक है। और ये तो केवल यूनिवर्सिटी का हाल है, रियल लाइफ में उससे भी खतरनाक चीज़ें हैं, ठीक है। और लो लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। अब सिटीजन को पता ही नहीं कि भाई मेरी राइट्स क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। फिर इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स। दीज आर द 5 मेजर बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। सो अब क्या करें भाई, अब जब ये सारे बैरियर्स हैं तो वी हैव टू डू सम रिफॉर्म। अब जब रिफॉर्म करेंगे तो इसी बात पे मनमोहन सिंह जी वैसे तो बहुत बोलते थे, लेकिन वो स्पीच में बोलते थे, ठीक है, लोग फोकस नहीं देते थे उन्हें, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, लेट्स सी, क्योंकि सेकेंड ERC 2006 में बना था, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्हीं की सरकार में आया था, तो दे हैव रेफर्ड मनमोहन सिंह। तो ये मेरे को अच्छा लगा कि दे हैव सेड, और ये आपके आंसर्स में एक अच्छा पावरफुल स्टेटमेंट देगा कि यस, आप मोदी की, मतलब आपको पता है कि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ने क्या कह रखा है, ठीक है। सो ही सेड दैट रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is as a means of making citizens central to all the government activities,
and concerns and reorganizing government to effectively address concerns of common people. तो he said कि जो हमारा administrative reform होता है, reforms का जो मतलब होता है, it makes making citizen central, मतलब citizen को सेंटर मान के आपको रिफॉर्म करना है, मतलब रिफॉर्म सिटीजन के चारों ओर होगा, मतलब रिफॉर्म की ही डेफिनेशन ही सेड कि रिफॉर्म इज नथिंग बट मेकिंग सिटीजन लाइफ ईजी. अभी ईज ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट आया जो, तो दैट इज व्हाट व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज ऑल अबाउट. इससे जो और भी व्यूज़ हैं रिफॉर्म के, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म स्पेसिफिकली, चेंज ऑफ एनी काइंड टू डील विद गवर्नमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, मेकिंग गवर्नमेंट इफिशिएंट, इफेक्टिव. बट व्हाट ही सेड ही कि यार नहीं, वो सब तो ठीक है, ये सारी चीज़ तो है, लेकिन जो मेन मुद्दा है रिफॉर्म का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का, ऑफ मेकिंग सिटीजन लाइफ ईजी एंड सिटीजन टू बी सेंट्रल ऑफ ऑल गवर्नेंस एक्टिविटी. ये सिटीजन ही पे बेस्ड हमारी गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है. सो नेसेसरी प्री कंडीशन ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है? वही जो साउंड लीगल मैंने आपको बताया, रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो मैंने आपको आरोग्य सेतु वाला एग्जाम्पल दिया था, कंपिटेंट एंड डेडिकेटेड फोर्स. कंपिटेंट होनी चाहिए भाई फोर्स हमारी, ऐसा नहीं कि भाई उन्हें यही नहीं पता है कि क्या चल क्या रहा है, मतलब ठीक है. दे शुड बी वेल ट्रेन कि कैसे आपको क्राइसिस मैनेज करना है, कैसे आपको पब्लिक को मैनेज करना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, ठीक है. इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, बहुत भारी भारी शब्द, हम आगे बढ़ेंगे. सो अब देखो, अब जो डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी या फिर गुड गवर्नेंस ओवरऑल ले चले, तो what second ARC argued, second ARC gave the concept of citizen sovereign consumers. अब देखो ये 3 वर्ड हैं, आप इनका इस कॉन्सेप्ट का यूज़ आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, किसी भी एथिक्स की केस स्टडीज़ में कर सकते हो. स्टार्टिंग आप इसी से कर सकते हो कि सिटीजन सॉवेरेन कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब सिटीजन को सॉवेरेन है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, डेमोक्रेसी है एंड कंज्यूमर्स हैं, सो दे शुड हैव चॉइस. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले यहीं पर आप अपने PCA, पब्लिक चॉइस अप्रोच, या फिर NPM इसका यूज़ कर सकते हैं. इज द बेसिस ऑफ दिस सिटीजन सॉवेरेन कंज्यूमर इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी, ठीक है. सेकेंड ARC ने प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी ऑलमोस्ट हर रिपोर्ट में यूज़ किया है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे. सो व्हाट दे सेड कि डिसेंट्रलाइजेशन, देखो जो होता है डिसेंट्रलाइजेशन का जो इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ सब्सिडारिटी, ठीक है. And as citizens are sovereign and stakeholders in the democracy, and citizens are consumers, therefore citizen sovereign consumer must exercise as much authority as practicable and delegate upward the rest of functions. अब देखो ये चीज़ हम समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी कैसे होता है. देखो क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी कहता है कि ये मान लो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, ठीक है. फिर उसके बाद आ जाती है कम्युनिटी, उसके बाद आ जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके बाद आ जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आ जाता है नेशनल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. तो अभी जो मॉडल चल रहा है वो बॉटम अप है, यहाँ से आते हैं भाई रूल, ठीक है. यहाँ से भाई ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच है, लेकिन व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स की ये जो फ्लो है डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि भाई सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट सॉवेरेन है, स्टेट गवर्नमेंट सॉवेरेन है, नो, इंडिविजुअल्स आर सॉवेरेन, दे आर द डेमोक्रेसी. जो फंडामेंटल यूनिट है डेमोक्रेसी की वो पीपल है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल. तो गवर्नेंस शुड बी या डिसीजन मेकिंग शुड बी डायरेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल टूवर्ड्स द टॉप. मतलब सेंटर से इंडिविजुअल से कम्युनिटी पे आनी चाहिए, कम्युनिटी से. अब मान लो इंडिविजुअल अपनी फैमिली की, इंडिविजुअल अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे आप स्टूडेंट है तो आप, कोई और थोड़ी ना पढ़ाई करेगा, आपको ही करेगा. या फिर अगर आपके पेरेंट्स कहेंगे कि पढ़ाई करो तब थोड़ी ना करोगे आप पढ़ाई. तो यू शुड डेलीगेट ऑल दोज एक्टिविटीज, दोज आर यू कैन नॉट डू. अब आप कमा नहीं सकते हो, आप या तो पढ़ाई कर सकते हो या कमा सकते हो. तो व्हाट यू हैव डन इज, आपने कमाने वाला पार्ट, जो भी फाइनेंशियल वाला पार्ट है, वो डेलीगेट कर दिया अपने पेरेंट्स पे. तो पेरेंट्स आपकी फीस दे रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना वैसे ही क्या कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है, हम उनको पावर देते हैं कि आप हम पे रूल करो, आप ये डोमेन है, इन डोमेन्स पे अपने रूल्स बनाओ, ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी, दस व्हाट इज इट? इट स्टिपुलेट्स functions shall be carried out to the closest
क्लोजेस्ट टू द सिटीजन, जो फंक्शंस हैं वो क्लोजेस्ट होने चाहिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट एज दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस, एंड देयर शुड बी अ पॉजिटिव अपवर्ड डेलीगेशन। पॉजिटिव अपवर्ड डेलीगेशन का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें मैं कर पाता हूँ, जो भी चीज़ें इंडिविजुअल कर पाते हैं, जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग है, वो कर लेते हैं आपस में एक कम्युनिटी में रह के, राइट। अब कम्युनिटी पुलिसिंग की जगह अगर मान लो मैं स्टेट पुलिसिंग कर दूंगा तो वहाँ पर पथराव हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अभी आप कोविड का क्राइसिस देखो ना, कोविड में डॉक्टर्स को भी जाना पड़ रहा है, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं टेस्ट करने के लिए उनको भी जाना पड़ रहा है। अगर मान लो वहीं पर कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट होता हमारी सोसाइटी में, और है भी हमारी सोसाइटी में, इस वजह से ये जो केसेस हैं ये रिजॉल्व भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं केवल नेगेटिव न्यूज़ कहूँ मैं, बहुत जगह ऐसा है कि वहाँ पर सिटीजन आए हैं कम्युनिटी पुलिसिंग की फॉर्म लेके कि नहीं भाई मारो मत, या फिर बहुत सारी लिंचिंग बचाया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी, ठीक है। सो इसमें क्या है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज सिटीजन, ये सिटीजन है, डेलीगेट फंक्शंस टू कम्युनिटी ने भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने स्टेट को दिया, स्टेट ने सेंटर को दिया। आइडियली तो ये होना चाहिए, बट हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में उल्टा होता है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस में क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ड्यू टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी द सिटीजन एंड कम्युनिटी विल बिकम द सेंटर ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे मूव करते हैं। सो सेकेंड ईयर से टॉक्ड अबाउट कि डिफरेंट टूल्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंट्रिक। सबसे पहला तो यही कि एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, वो अवेयर्ड हो, एम्पावर्ड हो, ठीक है, उन पे एवेन्यूज़ हो, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो, तभी तो भाई कोई पार्टिसिपेट करेगा। आपसे डेमोक्रेसी से कहते नहीं कि बहुत कम जने वोट देने आए हैं, बहुत ज़्यादा जने वोट देने आए हैं, तो इट इज़ अ नंबर ऑफ वोटिंग परसेंटेज इज़ अ पैरामीटर ऑफ कि कितना ट्रस्ट है डेमोक्रेसी में बंदों को। ऐसी प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात की थी मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस का यूज़ तो कितनी सारी ऐप्स हैं जो आपको प्री रटनी नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। कोल माइनिंग के लिए बहुत सारी ऐप्स हैं, कोल माइनिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। फिर प्रगति जो गवर्नेंस है, प्रॉपर गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रगति पोर्टल का यूज़ कर सकते हो। एनजीओज़ के लिए बहुत सारे पोर्टल्स बने हैं, स्कूल्स के लिए बने हैं, मैं इतने सारे तो नाम नहीं ले सकता मैं, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एग्जांपल जैसे आरटीआई हो गया। फिर फोकस ऑन आउटकम इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग। अब आउटकम पे फोकस होना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। इसके हेल्प कौन, थर्ड पार्टी लेता है। थर्ड पार्टी जैसे नीति आयोग करते रहता है, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, इवैल्यूएशन करता है, वो मॉनिटर करता है। फिर ग्रीवियंस हैंडलिंग एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब देखो यार, एक होता है GRM, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और एक होता है GHRM। मतलब होता क्या है ना, ग्रीवियंस, अब मान लो आपको कोई दिक्कत है और आप हो 1.3 बिलियन लोग, समझ रहे हो, तो आप अगर मेरे को आपकी दिक्कतें रिजॉल्व करनी है तो सबसे पहले मैं इतने सारे लोगों की जो दिक्कतें हैं वो हैंडल करना सीखूँ, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊँ, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाऊँ, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो। अब मान लो कि एक साथ 0.001% ने भी क्या कहते हैं कंप्लेंट डाल दी ना, तो भी हमारा सर्वर क्रैश कर जाएगा। इतनी मशीनरी लगेगी कि भाई क्या करें, अब इतनी सारी दिक्कतें आ गई। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, अभी माइग्रेंट का एक उन्होंने हेल्पलाइन लेट से कर दी कि यार ये सेंट्रल हेल्पलाइन है, जिस माइग्रेंट को दिक्कत है वो हमें बताया कोविड के लिए, तो वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यू शुड फर्स्ट हैंडल द ग्रीवियंसेस एंड देन रिड्रेस देम। अभी जैसे आरबीआई ने क्या कहते हैं एक सेंट्रल पोर्टल बनाया है, एक सेंट्रल फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें आप कुछ भी आप जो भी आरबीआई जिसको रेगुलेट करता है, कुछ भी आपकी ग्रीवियंस है आप उसमें डालो और वो ट्रिकल डाउन कर देगा, वो भेज देगा जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट या अथॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन। वही प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन इज सोल ऑफ सिटीजन सेंट्रिसिटी। अब प्रोसेस ही आपने ऐसा लग रखा है कि अभी सेकेंड ARC में जैसे आया था कि कहाँ का था वो, एक स्टेट था जहाँ पर क्या कहते हैं बंदूक फैक्ट्री, एक रेस्टोरेंट खोलने में क्या कहते हैं 44 लाइसेंस लगते हैं, लेकिन एक बंदूक का लाइसेंस लेने में आपको 15 अप्रूवल्स चाहिए, लेकिन एक रेस्टोरेंट खोलने में क्या कहते हैं आपको 44। तो दिस इज़ नॉट ईज ऑफ लिविंग, राइट, ईज ऑफ सिटीजन सेंट्रिसिटी नहीं है ये, ठीक है, ईज ऑफ सिटीजन नहीं है।
तो इसीलिए ये सब चीज़ें हमें प्रोसेस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो ये कोर प्रिंसिपल जो मैंने आपको बोले थे वो फिर से आ गए। देखो यहाँ पर कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर ये भाई सबको पता होना चाहिए क्लाइमेट ऑफ, एक और फ्रेज लिख लो, क्लाइमेट ऑफ कंप्लायंस होना चाहिए कि भाई मजाक में चीज़ें ना लें, ठीक है। ज़ीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी, अगर आपने कुछ भी गलत किया तो यू विल बी पनिश्ड, आप चाहे मंत्री की औलाद हो चाहे संतरी की औलाद हो, ठीक है। सेकंड इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर लेवल्स एंड ट्रेंड, हेल्प डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग टू इंश्योर कंप्लायंस। सो अब ये ज़ीरो टॉलरेंस आप किसका यूज़ कर सकते हो, आप AI का यूज़ कर सकते हो, बिग डेटा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसी दूसरा है, ये सब रिकमेंडेशन थी आपकी सेकेंड ERC की। फिर दूसरा है मेकिंग इंस्टीट्यूशन वाइब्रेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, ठीक है। एज रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशन एडिक्वेटली एम्पावर्ड। अब रूल ऑफ लॉ क्या कहता है भाई, अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर पुलिस वाले हैं, ठीक है। अब पुलिस वाले आज की डेट में अगर आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं कि कोई भी बंदा आता है कंप्लेन करता है तो मंत्री का फ़ोन आ जाता है, संतरी का फ़ोन आ जाता है कि भाई ये मेरा बंदा है, आप इसको छोड़ दो या बिल दे दो, ठीक है। सो जो पुलिस है वो काम करती है एग्जीक्यूटिव्स के अंडर, तो एग्जीक्यूटिव्स के अगर अंडर काम करेगी तो वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाएगी। तो इसीलिए सेकेंड ERC आर्ग्यूड कि वी शुड गिव इंस्टीट्यूशन एडिक्वेटली पावर, स्ट्रक्चर, पर्सनल्स, रिसोर्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। That is why making institution vibrant, responsive and accountable is a necessity, is a core principle for citizen-centric governance, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन। सो एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, अब ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, फिर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म करो, किस किस में रिफॉर्म करो, उनके एटीट्यूड में रिफॉर्म करो, उनके कंपिटेंस में रिफॉर्म करो कि भाई उनको ट्रेनिंग ज़्यादा मिले। अब होता क्या है, हमारी जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, या फिर मैं पुलिस की बात कर लेता हूँ, पुलिस का जो मॉडल है वो देखोगे तो ऐसा है, वो ऐसा है, हैवी टॉप है इनका और थिन बॉटम, जबकि होना उल्टा चाहिए। अब हैवी टॉप इन द सेंस ट्रेनिंग में 99 जो खर्चा आता है, 99%, इनफैक्ट 99 या फिर 90 लिख दो आप, 90% जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो IPS या फिर जो ग्रुप A लेवल के आपके ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग में लगता है। और जो बचा कुचा होता है वो फिर क्या कहते हैं, आपके जो भी हमारे जो लोएस्ट लेवल के जवान होते हैं, ठीक है, उन पे लगता है, उनकी ट्रेनिंग में लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी जब ट्रेनिंग ही अच्छी नहीं हुई है तो उनकी कंपिटेंस लेवल नीचे है, तो वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पाएंगे। तो वी नीड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म फॉर दैट, ऐसी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उनकी अप्रोच सही करने के लिए, ठीक है। एथिक्स इन गवर्नेंस, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, ये इनफैक्ट अभी हम पढ़ेंगे, पूरा रिपोर्ट है इसका, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपका, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया UPSC में 4-5 बार पिछले 4-5 सालों में, ठीक है। फिर प्रोसेस रिफॉर्म, सिटीजन फ्रेंडली एंड इफेक्टिव करना है, पीरियोडिक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ लगे हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो सेकंड ERC सेड दैट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन कैसे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, मतलब इंटरनल जो भी आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या फिर एक्सटर्नली जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिजर्व इटसेल्फ, उसको अपने आप को, अथॉरिटी सिस्टम को प्रिजर्व करना होता है। दूसरा होता है सुपरविजन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते हैं, उन सबका रिजोल्यूशन करना है, सुपरवाइज करना है कि भाई कि इतने रिसोर्सेज कहाँ पर लगाएंगे, कहाँ पर डेवलपमेंट होगा। फिर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फंक्शन है, प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज है, रेगुलेशन है। फिलहाल ये तो आपके केवल एक एग्जाम्पल्स हो गए, बट सेकंड ERC सेड दैट ब्रॉडली गवर्नमेंट हैज़ 3 मेजर फंक्शन, 3 मेजर फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है रेगुलेटरी फंक्शन। अब देखो रेगुलेटरी फंक्शन आपका GS 2 में डायरेक्ट है। अगर मैं पबेड की बात करूं, क्योंकि मैं पबेड ही मेरा ऑप्शनल था, तो पबेड की बात करूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलेटरी फंक्शन पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट फंक्शन होता है और एक सर्विस प्रोवाइडिंग फंक्शन होता है। दीज आर द 3 मेजर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मैं रेगुलेटरी फंक्शन की बात करूं तो व्हाट सेकंड ERC गिव्स 5 प्रिंसिपल, जिसका मैंने एक निमोनिक बनाया, CTOS। कैप्टन टॉस करने जाता है तो CTOS करना है, रेगुलेटरी फंक्शन है गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले है कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस होना चाहिए रेगुलेशन में, ठीक है।
फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए और स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए. दीज आर द 5 प्रिंसिपल फॉर रेगुलेटरी फंक्शन. आप CTOS करके याद कर लो एंड आई होप आपके मतलब काफ़ी काम आएगा ये. फिर ऐसी डेवलपमेंट फंक्शन, आप डेवलपमेंट में क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ सिटीज़न होता है, पावर्टी एलिवेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बाद जो डिज़ास्टर के बाद रीगेन बिल्ड बैक की जो स्ट्रेटजी है वो भी होता है. वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, ये सब डेवलपमेंट फंक्शन में आता है. ठीक है. फिर ऐसे ही क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग फंक्शन होता है. सर्विस प्रोवाइडिंग फंक्शन में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट. सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस प्रोवाइड करती है. तो उसके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं कि भाई पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यूज़ ऑफ ICT होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्विस होना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए. ठीक है. तो दिस इज आर सेकंड नेक्स्ट चैप्टर. अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में अब देखते हैं सिटीजन चार्टर. सिटीजन चार्टर आपका डायरेक्टली पेपर में आया है, GS2 में भी है, GS4 में भी है एंड आपके ऑप्शनल में भी आएगा ही. ऐसे में भी आप दबा के यूज़ कर सकते हो. अभी देखो 2020 में टेक्स्ट चार्टर की बात की है, टेक्स्ट चार्टर वो सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ठीक है. सो व्हाट इज CC बोले तो सिटीजन चार्टर क्या होता है? CC इज बेसिकली अ सेट ऑफ कमिटमेंट मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस विच इट डिलीवर्ड. भाई ये एक तरीके से ये एक प्रॉमिस है, कमिटमेंट मेड किया है, ऑर्गेनाइजेशन मेड करता है कि भाई आप आओ, आपको हम जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी क्या कहते हैं कोविड क्राइसिस चल रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कहेगा कि भाई मेरे जितने भी यूज़र्स हैं अगर उन्हें फूड नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर मेरे जितने भी यूज़र्स हैं लेट्स से, अगर उनके पास फूड नहीं है या कुछ नहीं है, तो मैं आपको मास्क दूंगा, मैं आपको ये दूंगा, ये सर्विस इतने टाइम में आप तक पहुंच जाएगी. फॉर एग्जांपल आप ई-कॉमर्स में कोई भी चीज़ लेते हो तो वो कोई भी ऑर्डर करते हो तो वो पूरा आपको ट्रैकर बताता है कि 24 घंटे में पहुंच जाएगी आपके पास ये सर्विस, इसमें ये क्वालिटी फीचर्स हैं. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट सिटीजन चार्टर्स इज़. ये बेसिकली पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कमिटमेंट है फॉर स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस. ठीक है. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच सीक्स टू मेक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली. मतलब ये ट्रांसपेरेंट भी बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, अकाउंटेबल भी बनाएगा, सिटीजन फ्रेंडली भी बनाएगा. ठीक है. तो इसके असेंशियल कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसके 3 असेंशियल कंपोनेंट है. सबसे पहले तो विजन एंड मिशन. पहला कि भैया हम ये करना चाहते हैं और ये हमारा क्या कहते हैं विजन और मिशन स्टेटमेंट्स है. ठीक है. फिर सर्विसेज, वेरियस सर्विसेज विच इट कवर्ड, मतलब डिटेल्ड सर्विसेज विच ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड. ठीक है. और तीसरा होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन इन कंटेक्स्ट टू चार्टर. ठीक है. भाई आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ कि भाई आपको सारे पेपर्स लेके आने हैं तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, या फिर ठीक है. इसी टाइप से होता है कि यार आप इसमें क्या कहते हैं क्वालिटी की बात करते हो, सर्विस की बात करते हो, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस की बात करते हो. सो ये इवॉल्व कहाँ से हुआ था? ये UK में इवॉल्व हुआ था 1990s में, टू मेक पब्लिक सर्विसेज रिस्पॉन्सिव टू सिटीजन. ठीक है. सो इट वॉज एम्ड टू इंक्रीज चॉइसेस ऑफ सिटीजन, सिक्योर बेटर वैल्यू, मनी फॉर वैल्यू एक कॉन्सेप्ट होता है, वैल्यू फॉर मनी एक कॉन्सेप्ट होता है, वैल्यू फॉर मनी. अभी देखेंगे हम जो 6 प्रिंसिपल हैं ये आप याद कर लो. QV सेट मेरी ट्रिक है, ये मैंने जो एक ट्रिक अपने लिए बनाया है. QV सेट क्या है? QVC सेट एग्जाम होता है हमारा, बिल्कुल होता है सर, पढ़ते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी. ठीक है. फिलहाल बात करते हैं QVC सेट. तो भाई Q से सही पहचाना आपने, क्वालिटी होनी चाहिए हम पे. ठीक है. V से वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी. C से चॉइसेस होनी चाहिए. ठीक है. C से चॉइसेस होनी चाहिए. S से बिल्कुल सही पहचाना, स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज. ये स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक कि भाई आप ये वाली सर्विस लोगे तो ये है, मतलब जो अलग अलग सर्विसेज होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. ए से बिल्कुल सही बचाना, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ की? ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. कि भाई अगर मान लो आपने मेरे को सर्विस नहीं दी तो आपका रिफंड हो जाएगा, या ये पनिशमेंट मिलेगा, ये आपको चीज़ें मिलेंगी. ठीक है.
फिर टी इज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन में होनी चाहिए, प्रोसीजर्स में होनी चाहिए, ठीक है, ग्रीवियंसेस में होनी चाहिए कि भाई आपकी बात सुनी जा रही है। तो दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट, QVC सेट। और 9 प्रिंसिपल हैं सर्विस डिलीवरी के, करना चाहो तो कर लो, लेकिन इससे ज़्यादा मत लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ये कर लेना, ठीक है। 9 प्रिंसिपल में वही आता है कि सिटीजन की सुनो, इनोवेट करो, इम्प्रूव करो, वर्क विद अदर प्रोवाइडर, ट्रीट ऑल फेयरली, मतलब वही इतना मतलब ज़रूरी नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग इशूज़ विद सिटीजन चार्टर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्या क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले तो पुअर डिज़ाइन, सिटीजन का पार्टिसिपेशन ही नहीं होता, पुअर डिज़ाइन, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। भाई कॉपी पेस्ट चलता है, मतलब जो बंदा बना रहा है सिटीजन चार्टर, ही इज़ नॉट ट्रेंड, वो ट्रेंड ही नहीं है, वो वॉलंटरी है सिटीजन चार्टर, मैंडेटरी नहीं है, तो वो सीरियसली नहीं लेता है। जैसे ऊपर वालों ने कह दिया कि भाई ये आपको बनाना है, तो वो बस कॉपी पेस्ट एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को छाप देता है, तो ये चीज़ होती है। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम होती है कि भाई ठीक है। और इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि मान लो कोई सर्विस है आपको 15 दिन के अंदर करनी है, तो जो बंदा है वो 14वें दिन ही जागता है कि यार आज एक दिन में हमें ये सर्विस निपटा देनी है, तो इससे डिले फर्दर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर एटीट्यूडनल प्रॉब्लम होती है तो। फिर NGOs वगैरह को, स्टेक होल्डर को नहीं कंसल्ट किया जाता जब चार्टर को ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। चार्टर्स आर रेयरली अपडेटेड, अब ये रिव्यू नहीं होता, भाई बन गया, चीज़ें बदलती हैं, सर्विस नहीं आती हैं, तो चार्टर भी उस हिसाब से बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सिटीजन चार्टर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ टू मेक सिटीजन चार्टर इफेक्टिव। भाई सबसे पहले तो आप ये मान के चलो, वन साइड डज नॉट फिट ऑल, ठीक है। फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये बोला है सेकंड ERC ने, राइट, एक स्टेटमेंट दिया है, ये रिकमेंडेशन है। बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग प्रिंसिपल, वन साइज नॉट फिट ऑल, ठीक है, वही वन साइड अप्रोच, वन साइज नॉट फिट ऑल। सेकंड इज ईच इंडिपेंडेंट यूनिट को बनाना होगा। फिर थर्ड इज फर्म कमिटमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमसे तो गलती हो गई सर हमने लिख दिया ज़्यादा, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर रिड्रेसल मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, पीरियोडिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, बेंचमार्क यूजिंग एंड यूज़र का फीडबैक होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको चेंज करना हो सिटीजन चार्टर तो आप कर सकते हो। तो दीज आर सम रिकमेंडेशंस बाय सेकंड ERC। और सेकंड ERC ने देखो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, एक मॉडल की बात की, सेवोत्तम मॉडल की बात की, सेवोत्तम मॉडल आई बिलीव आपने पढ़ा होगा। इट इज़ अ सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस मॉडल है विच प्रोवाइड असेसमेंट इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क AIF, इसको आप याद कर लो, क्योंकि ये असेसमेंट इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ये लॉ मेकिंग में आप यूज़ कर सकते हो। लॉ मेकिंग मतलब कोई भी एनालिसिस हो किसी भी लॉ का, तो आप ये लिख दो, वी शुड हैव अ लॉ असेसमेंट इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क। कोई भी लॉ देखो परफेक्ट तो होता नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है इनफैक्ट, तो उसका एक असेसमेंट इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। और सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस मॉडल क्या है, मतलब सर्विस डिलीवरी का जो एक मॉडल बनाया है वो सेवोत्तम मॉडल बनाया है। तो इसके 3 मॉड्यूल्स क्या हैं? पहला तो है सिटीजन चार्टर की भाई अपने कमिटमेंट आप स्ट्रांग रखो, ठीक है। दूसरा है एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी की भाई अपनी सर्विसेज भी अच्छी दो, टाइम पे दो। और तीसरा है पब्लिक ग्रीवेंस रिडर्सल कि भाई इन सबकी दिक्कतें दूर करते जाओ और अपने मॉडल को इम्प्रूव करते जाओ। और मतलब जो एक्सीलेंस है ना, ये एक्सीलेंस है, ये डिफाइन, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म टू एक्सेस द आउटकम्स ऑफ वेरियस मैकेनिज्म और टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ इंटरनल प्रोसेस and their impact on quality of service delivery, ठीक है। तो सेकेंड ERC ऑब्जर्व दैट सेवोत्तम मॉडल रिक्वायर्स फर्दर स्ट्रेंथनिंग एंड रिफाइनमेंट। भाई इसी को इतना अच्छा मॉडल है भयंकर, इसको अच्छे से करो, अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। फोकस ऑन प्रोसेस स्टैंडर्ड रादर देन सर्विस स्टैंडर्ड। भाई प्रोसेस आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि सर्विस आपने कर दिया ठीक है मतलब, लेकिन प्रोसेस से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, जो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर आपका प्रोसेस सही हो गया एक बार, तो आपकी सर्विस ऑटोमेटिकली विल गो टू बिकम बेटर, ठीक है। फिर ऐसी बात करूँ मैं अब फर्स्ट ARC ने 7 स्टेप मॉडल दिया था सिटीजन सेंट्रिसिटी के लिए कि डिफाइन करो पहले,
डिफाइन ऑल सर्विसेज, ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। डिफाइन ऑल सर्विस, एक आप वो बना दो, इसका कुछ भी बना सकते हो आप, एक निमोनिक बना सकते हो। DSD, DSDP होता है, DSDP, DPSP होता है, ऐसी DSDP में ही इस टाइप से कुछ भी बना दो आप। 7 स्टेप है। तो डिफाइन द सर्विस, सारी सर्विसेज को आप डिफाइन करो। फिर सेट स्टैंडर्ड, भाई सर्विस डिफाइन हो गई कि ये मेरे को भाई मैगजीन करनी है, तो उसका एक स्टैंडर्ड कर दो। एंड नॉर्म्स इन सर्विस फॉर ऑल सर्विस की भाई ये इस स्टैंडर्ड की मैगजीन होगी, प्रिंटेड कलर होंगे। डेवलप कैपेबिलिटी, अब कैपेबिलिटी लगाओ, मतलब अपने प्रिंटर्स आपके कलर होने चाहिए, आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर परफॉर्म टू अचीव स्टैंडर्ड, परफॉर्म करो उनको, मतलब प्रिंट करना चालू करो, देना चालू करो, मतलब जो भी आपने मैगजीन बनाया है। फिर उसके बाद मॉनिटर करो कि भाई सब सही चल रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स की भाई आपने कहा था कि कलर प्रिंट होना चाहिए, कहीं कुछ खराबी तो नहीं है आपकी मैगजीन में। फिर ऐसी इवेलुएट करो उन्हें कि इम्पैक्ट वाई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, कि भाई इवेलुएट करने के लिए आप फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूव करो जो भी आपको फीडबैक मिलता है बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन, ठीक है। दिस इज द 7 स्टेप मॉडल DSDP में, ठीक है। DSDP में MEI है, ठीक है। सो नेक्स्ट की बात करूँ तो सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें क्या है, इसमें व्हाट वी कैन डू इज कि देखो यार, सिटीजन पार्टिसिपेशन आप सबको पता है, ये तो मस्ट है, सिटीजन पार्टिसिपेशन मस्ट है। इट एम्बॉडीज शिफ्ट इन डेवलपमेंट पैराडाइम, आपका जो डेवलपमेंट पैराडाइम है उसका शिफ्ट है सिटीजन पार्टिसिपेशन, ठीक है। डेवलपमेंट पैराडाइम में शिफ्ट कर दिया है। अब कहाँ से शिफ्ट किया है, पहले तो रेसिपिएंट थे ना, पहले पैसिव बेनिफिशियरीज थे, अब एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। दिस इज व्हाट सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस is all about. It is regarding the shift in development paradigm, development process, development model में shift आया है। क्या shift आया कि भाई पहले तो मेरे को आप पैसिव वो थे, पहले मैं पैसेंजर था मतलब एक तरीके से, लेकिन अब मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ, ठीक है। पहले मैं बेनिफिशियरी था, पैसिव बेनिफिशियरी ऑफ डेवलपमेंट था, अब मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ। पहले टॉप डाउन अप्रोच थी, अब बॉटम अप अप्रोच है। पहले सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता था, अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है टू लोअर लेवल बेस्ड ऑन सब्सिडारिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी, POS मैंने आपको पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी। फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ऐसी रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड अनअकाउंटेबल एंड इररिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन टू अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द नेचर ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये लिख सकते हो कि सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट पैराडाइम में क्या कनेक्शन है, ठीक है, क्या होता है उससे, क्या बेनिफिट्स होते हैं भाई, ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, ठीक है। और सिटीजन पार्टिसिपेशन इज नॉट मेयरली पीरियोडिक कंसल्टेशन नहीं है ब्रो, ये इट इज क्लियरली आइडेंटिफाइबल स्टेक होल्डर इन सर्विस डिलीवरी। अब जैसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, पेरेंट्स इन स्कूल कमेटी, फार्मर्स इन वाटर मैनेजमेंट बोर्ड, ग्राम सभा इन वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। कम्यूनिटाइजेशन ऑफ सर्विस इन नागालैंड, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है भाई। कम्यूनिटाइजेशन क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट और कम्युनिटी एज अ पार्टनर आती है कि भाई हम ये चीज़ करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, इस सर्विस को हम प्रोवाइड करेंगे, इसी को कम्यूनिटाइजेशन ऑफ सर्विस होता है। अब कम्यूनिटाइजेशन ऑफ सर्विस को आप कोविड क्राइसिस में डील करने के लिए देख सकते हो कि कैसे कम्युनिटी के साथ मिलकर, भाई दिल्ली गवर्नमेंट आज की डेट में 2 लाख से ज़्यादा बंदों को खाना खिला रही है, केवल दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, तो कैसे कर पा रही है, क्योंकि कम्यूनिटाइजेशन ऑफ सर्विस है, NGOs की मदद से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, कम्युनिटी की मदद से। ऐसी भागीदारी स्कीम थी दिल्ली की पुरानी, अब तो बहुत सारी है, सोशल ऑडिट है, ये भी क्या कहते हैं आपका सिटीजन पार्टिसिपेशन को रिजेंबल करता है। अब बात करते हैं जो भारी भारी शब्द थे, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को मैंने आपको बता दिया था, इट इज़ द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी बोले तो भाई जो पावर है दैट शुड बी नियरेस्ट, दैट शुड बी, या अथॉरिटी है दैट शुड बी लोकेटेड नियरेस्ट टू द सिटीजन अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेबिलिटी एंड डेलीगेटेड अपवर्ड्स फ्रॉम इंडिविजुअल, वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला बताया था। सो व्हाट डज डिसेंट्रलाइजेशन मीन? सेंट्रलाइजेशन मीन्स, तो मेरे ख्याल से आपको सेंट्रलाइजेशन का मतलब पता होगा, राइट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब मेरे ख्याल से तो आपको पता होगा
क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बनती है, सॉरी, सेंट्रलाइजेशन के लिए देखो ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रलाइजेशन होता है, लो प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर में यही तो होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसे इसको ट्री शेप में भी कर सकते हो, जो भी पावर स्ट्रक्चर है डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे होता है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन ऊपर ऊपर चले जाती हैं सारी पावर्स, ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन में नीचे को चले जाती हैं, ठीक है। सो व्हाट डज डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिसीजन मेकिंग पावर या फिर अथॉरिटी क्लोजर टू द पीपल। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, भाई 3 टाइप का होता है, पॉलिटिकल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और फिजिकल होता है। अब जब 74th अमेंडमेंट हुआ था वो क्या है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब हम एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसेंट्रलाइज करते हैं चीज़ों को। एक कटिंग एज कंप्यूटिंग आपने सुना होगा, जब हम ज़मीन पे जो कटिंग एज यूनिट्स हैं हमारे, उनको एम्पावर करते हैं, उनको हम पावर देते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं, ठीक है, उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अभी देखेंगे कि और क्या कहते हैं इसे। और एक होता है फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे टैक्स की पावर दे देते हैं कि यार स्टेट ने दे दिया है कि अब से जो सेल्स टैक्स, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि अब से जो भी सेल्स टैक्स होगा ये हमारी लोकल पावर, लोकल गवर्नमेंट लेंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड असाइनमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स के लिए भाई ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी है। स्प्रेड ऑफ पावर अवे फ्रॉम सेंटर, अब देखो ये है स्प्रेड ऑफ, ये सेंटर है, सेंटर से अवे जा रही है पावर टू लोकल ब्रांचेस, ये लोकल ब्रांचेस में जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो समझते होंगे एनपीएम को, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 1990s में था, न्यू पर्सपेक्टिव दिया इसने सब्जेक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को, जब इसने कहा था स्टीयरिंग नॉट रोरिंग इज द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं भी ये जनरल बता रहा हूँ, अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्यू से, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से सेकेंड ईआरसी को देखना है, तो उसके लिए थिंकर्स बहुत सारे इवॉल्व होंगे, बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, ठीक है। तो वो अगर आपको चाहिए तो डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट फॉर यू, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन इज नथिंग ऑफन रिगार्डेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम इंटरेस्ट करते हैं वंस अथॉरिटी टू अदर, अब मान लो मैं टैक्स लेता था, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो मैं बता रहा था कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो दिस इज़ द थिंग जो मैं आपको बता रहा था कि अब मान लो डेलीगेशन जहाँ भी पढ़ेंगे तो हमें पता है कि बर्नार्ड एक भाई थे हमारे, स्कॉलर थे, ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड, ही हैज़ गिवन अ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन टू इन कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव करना है तो यू शुड ट्रस्ट योर सबॉर्डिनेट्स और डेलीगेट करनी चाहिए पावर ऑफ अथॉरिटी को। तो चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था ये, तो ये सारी बता रहा था मैं। अगर सेकंड आर्क को पढ़ने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाएंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे को बता देना जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट है, इफ़ यू वांट मी तो वी कैन डू समथिंग कि हाँ एक पब एड कंटेक्स्ट में हम सेकेंड ईआरसी को कैसे देखते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी भी इसमें भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मिल जाएंगे, बस थिंकर से लिंकेज कम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ये तो मैंने केवल एग्जांपल के लिए आपको साइड किया था, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को ही हम डेलीगेशन कहते हैं। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई अपने से जूनियर को, सबॉर्डिनेट को आप कोई भी अथॉरिटी देते हो, पावर देते हो, ये टेम्पररी रह जाती है और डिसेंट्रलाइजेशन इज़ मोर परमानेंट, ठीक है। सो क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, दिस इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, और जो डिसेंट्रलाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, तो इस वजह से वो ज़्यादा परमानेंट रहती है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेलीगेशन जो होती है वो चैलेंजिंग होती है। क्यों चैलेंजिंग होती है भाई, क्यों चैलेंज है डेलीगेशन का? इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, गोल सेटिंग चाहिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन चाहिए, मोर इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट ही नहीं होगा, जो आपकी साइकोलॉजी है मैनेजमेंट की, ठीक है, कॉस्मोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजर्स है, वो अगर कहेगी कि यार मेरे तो नीचे वाले जो होते हैं वो कामचोर हैं, या फिर उन्हें कितनी भी पावर दे दूँ वो मिसयूज़ ही करेंगे पावर का, अब्यूज़ करेंगे,
तो कैसे हो जाएगा डेलीगेशन? दोगे आप अपने कोई भी, अगर मान लो आपको पता है आपका जूनियर आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट फैक्टर लाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंस लानी पड़ेगी, मोटिवेशन लाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लाना पड़ेगा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, गोल सेटिंग लानी पड़ेगी कि भाई ये मेरा बड़ा गोल है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इफ़ यू वांट मी तो सो डू टेल मी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बैरियर्स क्या हैं इफेक्टिव डेलीगेशन के। अब देखो यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब टॉपिक है। सो जो बैरियर्स बताए हैं सेकेंड ईआरसी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इस तरीके से आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। बैरियर्स टू इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, बैरियर्स टू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब एक ग्रुपिंग में करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। रिलक्टेंस बाय सुपीरियर। अब सुपीरियर क्यों भाई, क्यों करेगा? जो मैंने जैसे बताया था, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, कि ट्रस्ट ही नहीं है भाई उसको कि काम होगा नहीं होगा। फिर बिलीव्स, भाई ईगो है उसमें, बिलीव्स ही कैन डू बेटर, ही कैन डू बेटर। भाई जब मेरे को पता है मैं अच्छे से कर सकता हूँ तो मैं ही करूँगा ना, ठीक है। फील सबऑर्डिनेट विल सेट विद गेट क्रेडिट। ओ भाई साहब, उसको मतलब जलन हो जाएगी, जेलस हो जाएगा कि भाई जो क्रेडिट है वो मेरा जूनियर ले जाएगा, वो मेरे से आगे चले जाएगा, ठीक है। एक इनसिक्योरिटी है उसके पास। फाइंड इट डिफिकल्ट टू मॉनिटर इन सुपर। अब मान लो सुपरवाइजर है और 50 बंदे उसके नीचे काम कर रहे हैं, लेट से 10 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अब कैसे सुपरवाइज करेगा, कैसे वो, मतलब समझ रहे हो ना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। तो मॉनिटर करना कि भाई किसने किया किसने नहीं किया और सबको इंटीग्रेट करके चलना। सो दीज आर द प्रॉब्लम। रिलक्टेंस, इसलिए सुपरवाइजर रिलक्ट करता है। और सबऑर्डिनेट क्यों रिलक्ट करता है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उसे, सबसे पहली बात तो, ठीक है। ईजियर टू आस्क देन टू थिंक, ठीक है। वो कहेगा कि भाई आप ही कर लो सर, हमसे तो हाँ हो पाएगा। फिर सेकेंड इज फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दीज आर, मतलब वही ट्रेनिंग से ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, बेटर कम्युनिकेशन से ये सारी चीज़ दूर हो जाएंगी, ठीक है। बिल्डिंग ट्रस्ट से ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। सो इसीलिए जो सेकेंड ईआरसी था, इट हैड गिवन फॉलोइंग प्रिंसिपल टू डेलीगेट अथॉरिटी इफेक्टिवली। भाई क्या क्या है कि क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, रोल क्लैरिटी, फंक्शन क्लैरिटी, कि आउटकम क्या होगा, रोल्स क्या होंगे, मीन्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। फिर दूसरा होता है कंसल्टेशन। भाई कंसल्टेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में कि हाँ भाई ये चल रहा है, ठीक है, इतनी पावर सर दे दो मेरे को, मैं कर लूँगा, ठीक है। कंसल्टेशन होगा तो चीज़ें और अच्छे से होंगी। थर्ड इज अवॉइड अपवर्ड डेलीगेशन। अब ऐसा ना हो कि भाई मेरे ही, अब मान लो कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है, आपकी टीम है 12 जनों की। अब 12 या 5 जनों की आपकी टीम है, ठीक है, 5 जनों की टीम है। अब 5 जनों ने क्या डिसाइड किया, इसकी तो घर पे शादी थी, ये भाई कहीं चला गया, ये कहीं और बीमार पड़ गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि सब पूरा काम मैनेजर्स पे आ गया। तो इस कंडीशन को अवॉइड अपवर्ड डेलीगेशन, तो आपको ऐसा प्लान करना है कि ये ऐसी नौबत ही ना पाए। भाई अगर ये मान लो क्या कहते हैं बीमार है, तो आप ऐसा कुछ करोगी ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। फिलहाल अपवर्ड डेलीगेशन नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। यू शुड हैव अ सिस्टम इन प्लेस विच कंट्रोल ऑल द ऑर्डर्स, कम्युनिकेशंस, ठीक है, विद रिक्विजिट ऑटोनॉमी, मतलब ऑटोनॉमी भी हो मगर अकाउंटेबिलिटी भी हो। फिर बिल्डिंग मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। भाई मोटिवेट, तो मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू सबऑर्डिनेट्स। अगर आपको कुछ काम अपनी टीम को कराना है तो मोटिवेशन इज मस्ट, खुद भी करना है तो मोटिवेशन इज मस्ट, बट येस यू शुड बिल्ड मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। फिर यू शुड से नो टू माइक्रो मैनेजमेंट ऑन रूटीन मैटर्स। अब ये नहीं कि भाई जैसे हमारे स्कूल में होता था कि बाल आपके छोटे होने चाहिए, बहुत मतलब बहुत मेरे को तो बहुत रेस्ट्रिक्टिव लगता था। इससे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ माइक्रो मैनेजमेंट का। जैसे चलो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दे देता हूँ कि देखो एक टेलर था, एक थिंकर था टेलर, फ्रेडरिक टेलर। सो ही सेड कि भाई माइक्रो मैनेज करो वर्कर को, डिवीजन ऑफ वर्क करो, स्पेशलाइजेशन आएगा उससे हर बंदा स्पेशलाइज होगा अपने फील्ड में, इफ़िशियंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन उससे हुआ क्या माइक्रो मैनेजमेंट से? उस माइक्रो मैनेजमेंट से क्या हुआ कि बंदे फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने कहा कि हम पे तो फ्रीडम ही नहीं है। अब मान लो आपको आपके घर वाले माइक्रो मैनेज करें कि नहीं आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और अभी करनी है और अभी आपको हिस्ट्री पढ़नी है या फिर अभी आपको आर्ट एंड कल्चर करनी है, समझ रहे हो? अब कोई कोचिंग वाला आपको ये थोड़ा कहता है कि भाई तुम्हें अभी करना है कोचिंग, मतलब एक चॉइस होती है दोनों की, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब देखते हैं हमारा जो लास्ट चैप्टर है ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म।
तो इसके 4-5 प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहले तो वेल पब्लिसाइज्ड होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ईजी टू यूज़ होना चाहिए, प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सिटीजन मस्ट हैव ट्रस्ट एंड फेथ, ट्रस्ट एंड फेथ होना चाहिए। ट्रस्ट एंड फेथ तो आप अनदेखा मतलब इंटरनली एक्सटर्नली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूज़ कर सकते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। जहाँ दो बंदे दिखे कोई भी कॉन्सेप्ट में, चाहे वो विद इन द गवर्नमेंट हो, आउटसाइड द गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट और कोई भी दो एंटिटी हो, फेथ एंड ट्रस्ट इज मस्ट। तो ये आप एक अच्छा पॉइंट है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो आंख बंद करके, एक अच्छा फिलर है। फिर इश्यूज़ क्या होते हैं GRM ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म्स के? सबसे पहले तो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, रूल ऑफ वीटो एट एवरी कॉर्नर, एट एवरी नोड ऑफ हिरार्की है भाई। नॉन यूनिफॉर्मिटी मतलब कि भाई यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कहीं पर एक दिन में सुनवाई हो रही है, कहीं 10 दिन में हो रही है, कहीं 50 दिन में। वीटो पावर है सबके पास अपनी, ठीक है। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, बंदों को पता ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स इन नेचर, अनअवेयर सिटीजनरी, नो सुओ मोटो एक्शन, कि भाई आपको पता है कि ये दिक्कतें हैं तो दूर करो उन्हें, मगर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो करेंगे, ठीक है। नो साइंटिफिक हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया था, मान लो बहुत सारी ग्रीवेंसेस हैं तो साइंटिफिक हैंडलिंग नहीं है, आप उसको क्या कहते हैं पन्ने में लिख रहे हो, फाइल बना के लिख रहे हो और वो भी क्या कहते हैं नॉर्मल एक इंडेक्स के साथ लिख रहे हो। या तो आपने एक सेक्शन हो कि भाई अच्छा ऑपरेशनल दिक्कत है तो ये करो, एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत है तो ये करो, अच्छा ये प्रोसेस के साथ दिक्कत है तो ये करो, लॉ के साथ दिक्कत है तो ये करो। अगर आप ऐसे साइंटिफिक उसको क्लासिफिकेशन के साथ करोगे तो आपका और अच्छे से हैंडल कर पाओगे। फिर लैक ऑफ एटीट्यूड, भाई सेटिस्फेक्शन वाला एटीट्यूड ही नहीं है, एटीट्यूड ही हमारा कोलोनियल है, ठीक है। सो अब कैसे हम इवॉल्व कर सकते हैं इफेक्टिव ग्रीवियंस को, रिडर्सल मैकेनिज्म को? भाई स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दो। क्या दे दो? स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दो। जैसे RTI को दिया है, एक लॉ बना दो। लॉ मानना तो पड़ेगा ही, सरकारी आए तो लॉ तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर FAQ क्लासिफिकेशन दे दो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे दो ऑफ ग्रीवियंसेस, कि भाई ये दिक्कतें इससे पहले आई हैं। मैपिंग एंड क्यूरिंग रूट कॉज को निपटाओ ना, ग्रीवेंस आएंगी नहीं। फिर आइडेंटिफाइंग, खुद ही ये सुओ मोटो प्रोएक्टिवनेस दिखाओ कि भाई आइडेंटिफाइंग हॉटस्पॉट्स एंड फिक्सिंग देम, कि ये दिक्कतें आ रही हैं, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल ऑफिस। अब देखो यार, ये जो है ना, ये ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म है, ये आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो विल्सन के साथ। अब विल्सन के साथ कैसे दे सकते हो कि विल्सन का रेलेवेंस, विल्सन ने क्या कहा था कि आपका जो गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो फंक्शन होना चाहिए, इट शुड बी लाइक बिजनेस, लाइक गवर्नमेंट बिजनेस शुड बी लेस अनबिजनेस लाइक, ये कहा था उसने। अब कैसे अनबिजनेस लाइक होगा? जब आप प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाओगे, जब आप पहले से ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, इसी को आप PSUs के साथ जोड़ सकते हो अपने, ठीक है। PSUs की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाओगे भाई? आइडेंटिफाई, मैपिंग एंड क्यूरिंग रूट कॉज, जो भी आपके हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल ऑफिसर होने चाहिए, उनकी सेंसिटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंटरनल रिफॉर्म एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए। इंटरनल रिफॉर्म में क्या कर सकते हो कि भाई आपके प्रोसेस में कमी है, प्रोसेस को आपने और ट्रांसपेरेंट बना दिया और री इंजीनियर कर दिया, रेडिकल चेंज लिया है। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या कर सकते हो कि भाई आपने देखा कि यार रिसोर्सेज की कमी है तो आपने ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर दिया, आपने क्या किया, एक ऐप बना दी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ई-गवर्नेंस का इस्तेमाल कर दिया, आपने कैपेसिटी बिल्ड कर दी, समझ रहे हो, कैपेसिटी बिल्ड कर दिया। तो कंक्लूजन देखते हैं कि व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ दीज रिपोर्ट्स। तो कंक्लूजन रिपोर्ट में भाई सेकेंड ARC ने कहा कि सिटीजन सेंट्रिसिटी इज द एसेंस ऑफ एनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। कोई भी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसका एसेंस क्या है? वो सिटीजन सेंट्रिसिटी है। जैसे नेहरू जी ने कहा था, नेहरू जी ने क्या कहा था याद करो? नेहरू जी सेड दैट कि जो बताओ नेहरू जी सेड दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड कम आउट ऑफ देयर आइवरी टावर, ठीक है, एंड लुक फॉर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ सिटीजन। ऐसी गांधी जी ने क्या कहा था? कस्टमर मस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर इन आवर प्रमाइसेस। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। ही इज नॉट द इंटरप्शन इन द वर्क, ही इज द पर्पस ऑफ इट। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो सिटीजन सेंट्रिसिटी है, दैट इज द एसेंस ऑफ एनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इट इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक विद गुड गवर्नेंस। मतलब गुड गवर्नेंस करना है तो भैया वो सिटीजन सेंट्रिसिटी के फाउंडेशन पे ही हो सकता है, ठीक है। अब देखो जीजी का मतलब, जीजी बोले तो गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। अब ये जो गुड गवर्नेंस है 1990s में आया। 1990s में एक और थिंकर आया था जिसने जस्टिस अप्रोच नया दिया था, कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था, नाम उनका है अमर्त्य सेन। तो उसी मूवमेंट का ये गुड गवर्नेंस भी वहीं से निकल के आया है। तो व्हाट गुड गवर्नेंस बेसिकली मीन्स क्या कहता था कि
to create an environment in which all classes of citizen can develop to their fullest potential. और वो क्या हो सकता है जब हमारे जो गवर्नेंस का हार्ट हो वो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इज द हार्ट ऑफ गवर्नेंस. फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी भाई प्रमोट किया है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को. कैसे? फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSPs हैं, ये पॉलिटिकल फ्रीडम देता है, ये सोशो इकोनॉमिक फ्रीडम देता है. तो स्ट्रैटेजीज जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, जो कंक्लूड किया है. अब देखो इसको आप कंक्लूड लिख सकते हो अपने एसेज में, लिख सकते हो कि सेकंड ईआरसी कंक्लूडेड दैट सिटीजन सेंट्रिक सिटी इज द एसेंस ऑफ एनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड इट इज एक्सटेंसिवली लिंक्ड टू गुड गवर्नेंस. आप सिटीजन सेंट्रिसिटी में पेल दो एंकर, जो मैंने आपको QV सेट बताया कि 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं, मतलब सिटीजन चार्टर पेल सकते हो, उसके आप वो पेल सकते हो, कुछ भी, मतलब जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें पॉइंट्स आप पेल सकते हो. या फिर आप ये पेल सकते हो जो आप कंसाइज में स्ट्रैटेजी कैसे प्रमोट कर सकते हो. फर्स्ट इस डिमांड साइड को देख के, डिमांड साइड को आप इम्प्रूव करो. ठीक है, डिमांड साइड को इम्प्रूव कैसे करोगे? डिमांड साइड स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? सबसे पहले तो एम्पावर कर दो सिटीजन को. भाई डिमांड बढ़ानी है ना, तो उसको एम्पावर कर दो, अवेयर कर दो. एम्पावर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ही इज फ्री टू चूज एंड ही इज एबल टू मेक अ चॉइस. यही तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है. एम्पावरिंग सिटीजन, उसके पास आज़ादी हो चूज करने की एंड ही इज एबिलिटी हो, उसके पास उतनी कैपेबिलिटी हो कि हाँ भाई वो चूज़ करने लायक है. तो एम्पावर कर दो सिटीजन को. अगर वो एम्पावर हो गया, अगर वो पढ़ने लिखने लगा, अगर वो उसको पता है कि मेरे राइट्स ये हैं, मेरे लॉज ये हैं, तो अपने आप कहेगा कि भाई सिटीजन सेंट्रिसिटी दो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से. और गिविंग देम ग्रेटर रोल इन गवर्नेंस, ग्रेटर रोल दो. ग्रेटर रोल कैसे दे सकते हो? ग्राम सभा का यूज़ करके, या फिर सिविल सोसाइटी का यूज़ करके, कम्युनिटी पुलिसिंग करके, या फिर कम्युनिटाइजेशन ऑफ सर्विस करके. ठीक है, उसके बाद सप्लाई साइड में हम ऐसे ही कर सकते हैं. सप्लाई साइड में क्या कर सकते हैं कि रीओरिएंट एंड री इन्वेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट मोर एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव. वही री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, री इन्वेंशन कर सकते हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं. तो ये सारे पार्ट हम कर सकते हैं टू मेक आर गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक. ठीक है, सो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे.